हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, यह स्थानीय सरकार का पार्ट नंबर 2 है। समझिए बात यह कि पिछली कक्षा को हमने यहाँ तक पढ़ाकर रोक दिया था, एकाएक रोक दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वहीं से आगे शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने पिछली कक्षा में बताया स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, इंग्लिश में कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? अनुच्छेद नंबर 243। किस भाग में वर्णन मिलता है? भाग नंबर 9। किसमें मिलेगा? भाग नंबर 9 में। इसका अन्य नाम क्या है? स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट। वर्णन भाग नंबर 9 के अनुच्छेद नंबर 243 में। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार किसे कहते हैं? तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है उसे स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार कहते हैं। यहाँ तक बताया था। फिर हमने नोट पॉइंट दिया था कि इसके द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भावना विकसित होती है या उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि जिस प्रकार से आपकी न्याय व्यवस्था है उसी प्रकार से आपकी सरकार की यानी कार्यपालिका की व्यवस्था है। ठीक है। सबसे ऊपर ऊंचे पायदान पर या सबसे ऊंचाई पर स्थित है केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। ध्यान से सुनिए, यहां तक हो गया तो आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था कि स्थानीय सरकार के द्वारा सहभागिता मूलक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इंग्लिश में कहेंगे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद हमने बताया था तृणमूलक लोकतंत्र की भी स्थापना होती है। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसको भी हमने क्या किया था? बता दिया है। आशा करता हूं दोस्त कि यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो यह पार्ट नंबर 2 है। अब इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि इसका वर्णन कैसे मिलता है, कैसे किया गया था, नहीं किया गया था, आगे देखेंगे। ध्यान से देखिए। हो गया दोस्त। चलिए स्थानीय सरकार के बारे में अब इसका इतिहास देखते हैं, यानी इसके कुछ इतिहास के बारे में, पीछे बीते हुए बातों के बारे में देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका इतिहास देख लेते हैं कि कहाँ से, क्या प्राचीन इतिहास में इसका वर्णन मिलता है कि आधुनिक इतिहास में ही आया कि मध्यकालीन इतिहास में मिलता है। अगर मध्यकालीन इतिहास में मिलता है तो किस शासन या किस शासक के शासन काल में मिलता है या किस शासन काल में मिलता है? आइए देखते हैं, इसको देखने का काम करते हैं। ठीक है। स्थानीय सरकार के इतिहास के बारे में देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। स्थानीय सरकार के इतिहास के बारे में या इसका हाँ चलिए देख लेते हैं। इसके स्थानीय सरकार के वर्णन तो बता ही दिए कहाँ पर मिलता है, इसका इतिहास देख लेते हैं। तो स्थानीय सरकार के इतिहास के बारे में समझिए। तो स्थानीय सरकार का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। स्थानीय सरकार का जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। मतलब कि स्थानीय सरकार का जो वर्णन मिलता है ऋग वैदिक काल से ही मिलता है। कहां से मिलता है? ऋग वैदिक काल से ही मिलता है। ऋग वैदिक काल में कहां से मिलता है? तो ध्यान से सुनिए। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में स्थानीय सरकार में, जो ऋग्वेद में स्थानीय सरकार का वर्णन किया गया था वह किस तरह से किया गया था? तो वह आपका सभा समिति, और विदथ, सभा समिति और विदथ के रूप में मिलता था। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद में इसका वर्णन किस तरह से मिलता था? तो इसका वर्णन सभा समिति और विदथ की तरह मिलता था। फिर इसके बाद आएगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे मौर्य काल में। कहां पर देखेंगे? मौर्य काल में। तो मौर्य काल में भी इसका वर्णन मिलता था। किसका? स्थानीय सरकार का। मौर्य काल में क्या वर्णन मिलता था? तो मौर्य काल में जो वर्णन मिलता था ये ऋग्वेद के सभा समिति और विदथ से अलग था। कैसा था उसको देखते हैं।
किस तरह से आपका प्रस्तुत किया जाता था? तो मौर्य काल में जो गांव का मुखिया होता था, कौन? मौर्य काल में गांव का मुखिया एक होता था और वृद्ध जनों की परिषद बुलाता था। ठीक है, गांव का मुखिया लिख लेते हैं, गांव का मुखिया और वृद्ध जनों की परिषद, और वृद्ध जनों की परिषद, गांव का मुखिया और वृद्ध जनों की जो परिषद थी, क्या थी? परिषद, वही आपका स्थानीय सरकार का कार्य करती थी। ठीक है, गांव का मुखिया, वृद्ध जनों की परिषद, यही आपके स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती थी। मौर्य काल के बाद आता है गुप्त काल। मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है। ठीक है, गुप्त काल या कह लीजिए गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त काल जब आता है तो इसमें भी वर्णन मिलता है। मौर्य काल में हमने देखा, अब देखते हैं गुप्त काल में। ठीक है, मौर्य काल में गांव का मुखिया और वृद्ध जनों की परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाता था, लेकिन गुप्त काल में इसका थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया। गुप्त काल में क्या किया गया? विस्तार कर दिया गया। गुप्त काल में जो बनाया गया, इसका क्षेत्र दो प्रकार, पहला वाला नगर में बनाया गया। पहला वाला किस में? नगर में। लेकिन दूसरा वाला कहां पर बना दिया गया? ग्राम में बनाया गया। जो नगर में बनाया गया उसका मुखिया कहलाता था विसपति। उसका मुखिया क्या कहलाता था? विसपति। लेकिन ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामपति कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्त? ग्रामपति। ग्राम का मुखिया ग्रामपति और नगर का मुखिया क्या कहलाता था? विसपति। यह कहां का ढांचा प्रस्तुत किया गया? यह कहां का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो गुप्त काल का प्रस्तुत। ध्यान से सुनिए, स्थानीय सरकार का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, मौर्य काल में भी मिलता है, गुप्त काल में भी मिलता है। ठीक है, गुप्त काल में विसपति है, गलती हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान से सुनिए, विसपति या विषयपति। ध्यान से सुनिए, विषयपति, विषयपति 100%। आप ध्यान से सुनिए, 100% जो आपका सही है यही वाला विषयपति सही है। विषयपति के अभाव में विषपति आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, विषयपति ही सही है, विषपति नहीं सही है। जब विषयपति नहीं रहेगा तो विषपति को लगाइएगा, लेकिन ग्रामपति गांव के लिए सही है। यह तो रहा आप लोगों का हाई मध्यकालीन इतिहास रहा, यह प्राचीन इतिहास। ठीक है, अब प्राचीन इतिहास दोनों है, सॉरी दोनों प्राचीन इतिहास है, तीनों। ऋग्वेद में भी मिलता है, मौर्य काल में भी मिलता है, गुप्त काल में भी मिलता है। ध्यान से सुनिए, इसके पीछे यदि हम मध्यकालीन बोले होंगे इसके में तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, गलती हो गई होगी। लेकिन यह जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, ऋग्वेद है, यह सभी प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री के ही द्वारा प्रस्तुत किए गए ये सभी साक्ष्य हैं। अब सुनिए, यदि आपसे पूछेगा कि मौर्य काल में कहां से वर्णन मिलता है, तो मौर्य काल में आपका आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से वर्णन मिलता है। कहां पर वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र में। कहेंगे कि वर्णन कहां पर मिलता है कि जो आपकी वृद्ध जनों की परिषद थी उसके द्वारा, जब वृद्ध जनों की परिषद और गांव के मुखिया के द्वारा निर्णय किया जाता था, यह वर्णन कहां पर मिलता है? तो यह वर्णन आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यह मौर्य काल का वर्णन है। लेकिन गुप्त काल में यही संस्थाएं दो भाग में बढ़ गई, पहला वाला नगर, दूसरा वाला ग्राम। नगर के मुखिया को विषयपति कहते थे, विषपति को हटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। नगर के मुखिया को क्या कहते थे? विषपति। लेकिन गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामपति कहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ आपका सल्तनत काल। इसके बाद क्या आएगा?
सल्तनत काल आएगा, यह यहाँ से मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में भी इसका वर्णन अच्छी तरह से मिलता है। सल्तनत काल में यह अच्छी प्रकार से चलती भी रही, ठीक है। सल्तनत काल, ध्यान से सुनिए, जो आपकी सल्तनत काल है, सल्तनत काल के बाद कौन आएगा? तो सल्तनत काल के बाद बाबर अकबर झाबर का समय आ जाएगा। बाबर अकबर झाबर का कहें तो इनके काल को कहते हैं मुगल काल। इनके काल को क्या कहेंगे? मुगल काल। क्या कहेंगे दोस्त? मुगल काल कहेंगे। और मुगल काल में यह थोड़ी सी लड़खड़ा गई। मुगल काल में यह स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन थोड़ा सा लड़खड़ा गई। लेकिन जो आपका सल्तनत काल है, सल्तनत काल में यह कितने भाग में बट गया? 3 भाग में। सल्तनत काल में यह स्थानीय सरकार कितने भाग में बटी? 3 भाग में बट गई। पहला वाला आपका बनेगा जो सबसे मुख्य होता था, दूसरा वाला कर को संग्रह करने वाला, तीसरा वाला विवादों का निपटारा करने वाला। तीनों को देखेंगे, ध्यान से सुनिए। सल्तनत काल में स्थानीय सरकार का स्वशासन कितने भाग में बढ़ गया? 3 भाग में, ठीक है। पहला वाला प्रशासन का काम कौन देखता था? तो एक था प्रशासन का कार्य देखने वाला, किसका? प्रशासन का। दूसरा वाला कर संग्रहण करने वाला, कर संग्रहण करने वाला, कर संग्रहण करने वाला। पहला वाला प्रशासन का कार्य, दूसरा वाला कर संग्रहण का कार्य, तीसरा वाला विवादों का निपटारा करने वाला, तीसरा वाला विवादों का निपटारा करने वाला। तो जो विवादों का निपटारा करता था, ध्यान से सुनिए, यह सल्तनत काल में स्थानीय सरकार का स्वरूप है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सल्तनत काल में स्थानीय सरकार का स्वरूप कितने भाग में बटा? 3। लेकिन गुप्त काल में स्थानीय सरकार का स्वरूप 2। पहला वाला विषयपति, दूसरा वाला ग्रामपति, यह गुप्त काल है। मौर्य काल में गांव का मुखिया और वृद्ध जनों की परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाता था। ध्यान से हो गया। आगे देखिए, गुप्त काल के बाद आया आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल में यह कितने भाग में बटा? 3। स्थानीय सरकार कितने भाग में बटी? 3। पहला वाला प्रशासन, दूसरा वाला कर संग्रहण, तीसरा वाला विवादों का निपटारा। जो प्रशासन का कार्य देखता था उसको क्या कहते हैं? जो कर संग्रहण करता था उसको क्या कहते हैं? और जो विवादों का निपटारा करता था, ठीक है, उसको देखते हैं। तो जो प्रशासन का कार्य देखता था उसको कहते थे मुकद्दम। उसको क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। लिया, क्या कहते थे दोस्त? मुकद्दम। लेकिन जो कर संग्रहण करता था उसको कहते थे पटवारी। क्या कहते थे मेरे दोस्त? पटवारी कहते थे। जो विवादों का निपटारा करता था उसको क्या कहते थे? चौधरी। उसको क्या कहते थे दोस्त? चौधरी कहते थे। कोई ध्यान से सुनिए, सल्तनत काल में प्रशासन, कर संग्रहण, विवादों का बंटवारा 3 भाग में बटा। प्रशासन का कार्य मुकद्दम, कर संग्रहण का कार्य पटवारी, विवादों का निपटारा चौधरी करता था। लेकिन मुगल काल में यह व्यवस्था लड़खड़ा गई, लड़खड़ा गई, ठीक है। मुगल काल में यह व्यवस्था क्या हो गई? लड़खड़ा गई। लड़खड़ाने का मतलब हुआ यह कि मुगल काल में यह सही से नहीं चल पाई। तब मुगल काल के बाद फिर इसके बाद एंट्री आती है किसकी? मुगल काल के बाद यह जो आपका रहा यह मध्यकालीन, किसमें? तो यह मध्यकालीन इतिहास में वर्णन मिलता है। किस इतिहास में दोस्त? मध्यकालीन इतिहास में वर्णन मिलता है। और यह जो आपका रहा 3 ठो, यह किस में मिलेगा? प्राचीन इतिहास में। किसमें? प्राचीन इतिहास में। लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं, अब आधुनिक इतिहास में देखेंगे कि आधुनिक इतिहास में इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, या आधुनिक इतिहास में यह कैसे बनी थी या कब आई, कैसे आई। ध्यान से देखें, स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन। आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में या आधुनिक इतिहास में देखेंगे कि स्थानीय सरकार का स्वरूप कैसा है, स्थानीय सरकार कैसे आती है, स्थानीय स्वशासन कैसे एंट्री करता है। तो आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़े होंगे 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति?
1857 की क्रांति देखे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं जो 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति के बाद ही स्थानीय सरकार का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। ध्यान से सुनिए, 1857 की क्रांति के पश्चात 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के पश्चात, इसका मतलब यह हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि अब हम लोग किसके बारे में एंट्री करने वाले हैं, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार का मुख्य रूप देखने वाले हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात या बाद स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार की नींव रखने की बात आई। कैसे बात आती है तो आपको देख लीजिए बात कैसे आती है, ध्यान से देखते हैं। आइए, जो बात आती है, समय था 1864 ईस्वी। उस समय आता है सरकार का प्रस्ताव 1864 ईस्वी, 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी में आया ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव। ब्रिटिश ध्यान से सुनिए, गलत है, अब इस लिख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का क्या आया, प्रस्ताव। अब ब्रिटिश सरकार का जो प्रस्ताव आया 1864 का, ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव। इस ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव में, यानी 1864 के ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव में किसकी बात कही गई थी, तो स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया था, स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई थी। 1864 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव आया, क्या आया, 1864 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का जो प्रस्ताव आया, इसमें स्थानीय स्वशासन को क्या कर दी गई, मान्यता दे दी गई। क्या दे दी गई, मान्यता देने का मतलब यह है कि अब कह दिया गया कि अब भारत में स्थानीय सरकार को अच्छी प्रकार से क्या किया जाए, अच्छी प्रकार से विस्तार किया जाए, लागू किया जाए। यहाँ पर तो कह दिया गया, लेकिन क्या कहने से कोई भी बात हो जाती है क्या, अभी भी बहुत कार्य इसमें बाकी है। देखिए ध्यान से, जब 1864 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव आया और स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई, तब इसके बाद समय आता है क्या, 1870 ईस्वी। समय क्या आया, 1870। 1870 ईस्वी में आया लॉर्ड मेयो। कौन आया, लॉर्ड मेयो आया। कौन आया, लॉर्ड मेयो। जो लॉर्ड मेयो था, यह क्या बनकर आया था, भारत का वायसराय बनकर आया था। क्या बनकर आया था, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय बनकर आया था लॉर्ड मेयो 1870 में, ठीक है। सुनिए, वायसराय बनकर आया था लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो ने 1870 ईस्वी में स्थानीय निकायों की शक्तियां दी जाए। उन्होंने या लॉर्ड मेयो ने कहा कि स्थानीय निकाय को शक्तियां दे दी जाए। क्या कहा कि स्थानीय निकायों को शक्तियां दे दी जाए, यह कहा लॉर्ड मेयो, जो वायसराय बनकर आया था 1870 ईस्वी में। इसने कहा कि स्थानीय सरकार को, इसको स्थानीय सरकार को शक्तियां प्रदान की जाए, शक्तियां प्रदान की जाए, शक्तियां प्रदान की जाए। इस बंदे ने कहा कि जो आपका क्या है, स्थानीय सरकार है या स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने 1870 में आया था वायसराय बनकर। इसने कहा कि जो स्थानीय सरकार है, इनको स्वायत्त शक्तियां दे दी जाए, स्वतंत्र शक्तियां क्या कर दी जाए, दे दी जाए। लेकिन हुआ क्या, क्या कहने से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद शुरू हुआ 57 से, 57 के बाद आया 64।
64 के बाद 70, 70 के बाद समय आ गया 1882। समय क्या आया? 1882। 1882 यानी 10 साल की 12 साल बाद, 12 साल बाद तब एक नया बंदा आया, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। उसका नाम क्या था? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन भी क्या बनकर आया था? वायसराय बनकर आया था। क्या बनकर आया था? वायसराय। लॉर्ड रिपन जो वायसराय बनकर आया था, इस लॉर्ड रिपन ने ही इसको शक्तिशाली बनाया। स्थानीय निकायों को या स्थानीय सरकार को, स्थानीय सरकार को क्या बनाया? स्थानीय सरकार को शक्ति दी और शक्तिशाली बनाया। शक्तिशाली बनाया, शक्तिशाली बनाया। और नींव तो पहले से ही रख दी गई थी, लेकिन अच्छी प्रकार से नींव रखने का काम किया कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, अच्छी प्रकार से लॉर्ड रिपन ने इसकी क्या की? नींव रखी। नींव पहले से ही रखी गई थी, लेकिन इसको आगे लेकर जाने का काम किया, नींव रखा। अच्छी प्रकार से नींव किसने रखा? लॉर्ड रिपन। लेकिन 1864 के प्रस्ताव में ही स्थानीय स्वशासन को मान्यता दे दी गई। फिर इसके बाद आया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो स्थानीय सरकार को शक्तियां प्रदान की जाए ऐसी बात कहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन आया और नींव भी रखा अच्छी प्रकार से। सभी लोग नींव भरकर चले गए थे, अब उस पे खरोच वरोच आ गई थी, अच्छी प्रकार से काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तब आया लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन फिर उसका चुन्ना पेंट हटाया और उस पर काई साई लग गई थी, काई वोई को रगड़ कर हटाया और हटाने के बाद फिर से उस पर काम शुरू किया। तो अच्छी प्रकार से नींव रखा और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। किसको? स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। जब आगे बढ़ाया तो भारत में या आधुनिक भारत में, कहां पर दोस्त? आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में, हाँ आधुनिक भारत में स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक आधुनिक भारत में कहा जाता है। अब सुनो, जो 1882 में आया था क्या प्रस्ताव? लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था 1882 में। तो 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय सरकार का या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1882 में जो आया था प्रस्ताव, किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार का क्या कहते हैं दोस्त? मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इतना समझ में आया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे देखते हैं ध्यान से। हो गया? चलिए मिटाते हैं और इसके बारे में कुछ और जानकारी देखने का कार्य करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं दोस्त, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको समाप्त कर देंगे, फिर इसके बाद इसके बारे में और संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सुनिए, जो 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था, यही बता रहे थे ना। तो 1882 में जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था, उसके तहत 1882 में
लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव। 1882 में जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव आया था, क्या आया था? लॉर्ड रिपन का जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के तहत स्थानीय स्वशासन को लॉर्ड रिपन ने 2 भागों में बांट दिया था। कितने भाग में बांटा था? 2 भागों में बांट दिया था। पहला वाला बनाया था जिला स्तर पर और एक तो बनाया था तालुका स्तर पर। पहला वाला कहाँ पर बनाया था? जिला स्तर पर, दूसरा वाला तालुका स्तर पर। तो उसने पहला वाला क्या बनाया था? जिला स्तर पर। कहाँ पर बनाया था? जिला स्तर पर बनाया। दूसरा वाला क्या बनाया था? तालुका स्तर पर। तालुका स्तर, पहला वाला जिला स्तर, दूसरा वाला तालुका स्तर पर। जो जिला स्तर पर बनाया था उसे क्या कहते हैं? जो तालुका स्तर पर बनाया था उसे क्या कहते हैं? जो जिला स्तर पर बनाया था उसे कहते हैं जिला बोर्ड। जो जिला स्तर पर बनाया था उसको कहा जाता था जिला बोर्ड। जिला बोर्ड। जो तालुका स्तर पर बनाया था उसे तालुका बोर्ड कहते थे। क्या कहते थे? तालुका बोर्ड। जो तालुका स्तर पर बनाया था उसे कहते थे तालुका बोर्ड। क्या कहते थे दोस्त? तालुका बोर्ड। तो यह तो 1882 में लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव। इतना समझ में आया? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जिस प्रकार से कहते हैं उसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा है 1882 ईस्वी में लाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्ताव। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया प्रस्ताव स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं ध्यान से। अब 1900 ईस्वी के बात करेंगे, बात उसको देखते हैं। रिपन चचा तो ध्यान में रहेंगे हमेशा, कहें कि रिपन चचा आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के कहाँ हैं? जनक। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको याद रखते हैं कि छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो बना था 1882 ईस्वी में, तो हर एक चीज जो बनी होती है 100% सही थोड़ा होती है, नहीं होती है। तब समय आ गया 1907 ईस्वी। समय क्या आया? 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था शाही आयोग। उस आयोग का नाम क्या था? शाही आयोग। और यह जो शाही आयोग था हाब हाउस के नेतृत्व में बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? हाब हाउस। हाब हाउस के नेतृत्व में। हाब हाउस के नेतृत्व में बनाया गया था शाही आयोग। समय क्या था? 1907 ईस्वी में। अच्छा, यह क्यों बनाया गया था? तो इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य यह था कि जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार बनी है उसका जांच करिए। आज जांच करने के बाद उसमें विकास की बात को बताइए। तो इसका कार्य क्या था? स्थानीय स्वशासन की या स्थानीय सरकार की जांच करना। क्या करना? जांच करना। स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार की जांच करना और विकास के बारे में बताना। और विकास कैसे होगा यह भी आपको क्या करना होगा? बताना होगा। विकास को बताना, जांच करना और विकास को बताना। यह क्या था? हाब हाउस के नेतृत्व में बनाया गया शाही आयोग। शाही आयोग जब बना तो स्थानीय सरकार और स्थानीय स्वशासन एक का बात है, दोनों को कह दें या एक का कहें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जांच किया और जांच करने के बाद बताया कि इसमें यह
कमियां हैं और उस कमी को दूर करिए। इसी कारण या इसी के द्वारा ही इसका क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। यह कब बना था, 1907। क्या बना था, शाही आयोग। किसके नेतृत्व में, हाब हाउस के नेतृत्व में। हो गया। फिर इसके बाद समय आया 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। समय क्या आया मेरे दोस्त, 1919। और 1919 में एक अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में आया था, भारत शासन अधिनियम। इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम अगला वाला बनकर आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था यही 1919 में आया था। इस कारण इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 या 1919 का भारत शासन अधिनियम। किसके द्वारा लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया गया था। इस कारण इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसके तहत क्या हुआ, तो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। क्या हुआ, इसके तहत जो पहला वाला कार्य हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। क्या हुआ दोस्त, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया या लागू हुआ। लेकिन और क्या हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, तो 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय विषय था, क्या था, प्रांतीय विषय। इस प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। इस प्रांतीय विषय को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, दो। किसको, प्रांतीय विषय को। प्रांतीय विषय को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। पहला वाला संरक्षित विषय, पहला वाला क्या था, संरक्षित विषय था। पहला वाला मेरे दोस्त था संरक्षित विषय। दूसरा वाला आपको मिलेगा, पहला वाला संरक्षित विषय, दूसरा वाला आपको मिलेगा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय। पहला वाला आपको मिलेगा संरक्षित विषय, दूसरा वाला हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय और संरक्षित विषय। जो संरक्षित विषय था इस पर अंग्रेजों का अधिकार था। किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। या संरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार या संरक्षित विषय पर जांच करने का अधिकार किसको था, अंग्रेजों को था। और जो हस्तांतरित विषय था इसमें भारतीयों को था। यह किसके ऊपर सौंपा गया था, भारतीयों को सौंपा गया था। किसको, भारतीयों को। अब सुनिए, इन दोनों में एक व्यक्ति कॉमन था। एक व्यक्ति क्या था, कॉमन। संरक्षित विषय में कौन फैसला ले सकता है, हस्तांतरित विषय में कौन फैसला ले सकता है, तो दोनों को देखते हैं ध्यान से। जो संरक्षित विषय था इसमें फैसला लेने का कार्य कौन करता था, तो फैसला लेने का काम करता था गवर्नर। कौन करता था, गवर्नर प्लस गवर्नर की परिषद। गवर्नर और गवर्नर की परिषद। जो संरक्षित विषय था इसमें कौन फैसला लेता था, गवर्नर और गवर्नर की परिषद। लेकिन जो हस्तांतरित विषय था इसमें कौन फैसला लेता था, तो इसमें फैसला लेता था गवर्नर। इसमें फैसला कौन लेता था,
गवर्नर, और गवर्नर के साथ में भारत के लोग रहा करते थे। कौन रहा करते थे? भारत के लोग। जो गवर्नर था और इस गवर्नर के साथ भारतीय मंत्री थे। कौन थे? भारतीय मंत्री। और भारतीय मंत्री और गवर्नर, ध्यान से सुनिए, भारतीय मंत्री और गवर्नर हस्तांतरित विषय के कार्यों को देखते थे, या हस्तांतरित विषय में जो विषय या जिस कार्य को शामिल किया गया था उसको देखने का काम करते थे। और जो आपका स्थानीय स्वशासन था, जो आपका स्थानीय स्वशासन था, इस स्थानीय स्वशासन को किसके अंतर्गत रखा गया था? हस्तांतरित के ही अंतर्गत रखा गया था। ध्यान से सुनिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन को, किसको? स्थानीय स्वशासन को किसके अंतर्गत रखा गया था? तो स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित कार्य के अंतर्गत रखा गया था, या हस्तांतरित विषय। क्योंकि इस हस्तांतरित विषय पर भारत की ओर से मंत्री भी चुने गए थे। अर्थात कह सकते हैं कि अब भारत धीरे धीरे उच्च पदों पर या उच्च ओहदों पर निवास करना का कर दिया था, या आसीन होना शुरू कर दिया था। वो अभी अपने मन से थोड़े ही करते थे, वो अंग्रेजों के का किया जाता था, अंग्रेजों का ही दया पात्र था। ध्यान से समझिए, दया पात्र का मतलब ये हुआ कि जो छोड़ देते थे कि अभी हम नहीं करेंगे, तब इन लोगों को रखा जाता था। ठीक है, तो यह तो रहा आपका, ध्यान से सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, और उस समय प्रांतीय विषय को दो भाग में बांटा गया। पहला वाला संरक्षित विषय, दूसरा वाला हस्तांतरित। संरक्षित विषय अंग्रेजों के अधीन थी मुख्य रूप से, और हस्तांतरित विषय में अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, भारतीयों के अधीन। लेकिन उसमें भी अधिकार किसका चलता था? गवर्नर और भारतीय मंत्री का। लेकिन संरक्षित विषय में किसका अधिकार? गवर्नर और गवर्नर की परिषद, गवर्नर और गवर्नर की परिषद। जो आपका स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार है, यह किसके अंतर्गत आता था? आपके हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आता था। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं 1935 का अधिनियम लेकर। ध्यान से सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 देख लीजिए। आइए, हो गया दोस्त। चलिए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान से देखते हैं। अब अंतिम ही चल रहा है इसका, आपको मिलेगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसमें क्या क्या कार्य किया गया इसको देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। क्या? प्रांतों में स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। ठीक है, स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। और क्या किया गया? तो इसमें सूचियों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? दूसरा वाला देखते हैं। सूचियों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण मेरे दोस्तों? सूचियों का निर्माण किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सूचियों का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? सूचियों का निर्माण। और सूचियों का जो निर्माण किया गया, यह सूची भी उस समय कितने प्रकार की बनी थी? 2 प्रकार की बनी थी। कितने प्रकार की? 2। पहला वाला बना था, आपकी बनी थी संघ सूची। पहला वाला संघ सूची बनी थी। लेकिन दूसरा वाली क्या बनी थी? राज्य सूची बनी थी। क्या बनी थी? राज्य सूची बनी थी। पहला वाला संघ सूची, दूसरा वाला राज्य सूची। और जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय स्वशासन है,
उसको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस में रखा गया? राज्य सूची में रखा गया। किसको? स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किस में रखा गया? राज्य सूची में रखा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रकार की सूची बनी? 2, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत किस विषय को शामिल किया गया? स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई, लेकिन अब यहां से आपकी चर्चा होगी संविधान के बारे में। ठीक है, अब यहां से चर्चा क्या होगी? संविधान निर्माण के बारे में, या संविधान में स्थानीय सरकार। ध्यान से सुनिए, संविधान निर्माण जब हो रहा था उस समय संविधान निर्माण के समय स्थानीय स्वशासन संविधान निर्माण के समय स्थानीय स्वशासन, जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय स्थानीय स्वशासन को कहां पर रखा जाए, इसके लिए 2 लोगों में होड़ लगी थी। ठीक है, एक लोग तो साक्षात रूप से उपस्थित थे, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन दूसरा व्यक्ति उपस्थित नहीं था। तो संविधान निर्माण के समय स्थानीय स्वशासन को कहां रखा जाए, इसमें 2 प्रकार के मत मिलते हैं। कितने प्रकार के मत? 2 प्रकार के मत मिलते हैं। पहला वाला आपका मिलता है गांधीवादी विचारधारा। पहला वाला अम्बेडकरवादी। देखते हैं पहला वाला क्या? अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा। दूसरा वाला आपको मिलेगा गांधीवादी विचारधारा। दूसरा वाला गांधीवादी विचारधारा। पहला वाला अम्बेडकरवादी विचारधारा, दूसरा वाला गांधीवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा के समर्थक खुद अम्बेडकर थे। अम्बेडकरवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन थे? अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत बहुत व्यक्ति शामिल थे। और सुनिए इसमें हुआ क्या था। तो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत जो व्यक्ति थे उनका नाम है श्रीमन नारायण। उनका नाम क्या है? श्रीमन नारायण। गांधीवादी विचारधारा में है श्रीमन नारायण। गांधीवादी विचारधारा में कौन है? श्रीमन नारायण। कौन है? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण है, लेकिन श्रीमन नारायण है गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी तो संविधान सभा में प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन इनका पक्ष लेने के लिए आए थे कौन? श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण चाहते थे कि जो स्थानीय सरकार है या स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा मिले। ये लोग सोचते थे क्या कि स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा, कैसा? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, ये लोग सोचते थे कि संवैधानिक दर्जा क्या हो? प्राप्त हो। लेकिन अंबेडकर जी सोचते थे कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त न हो। दोनों विचार वाले व्यक्तियों के बीच में होड़ लग गई, झगड़ा हो गई। इसको सुलझाने के लिए आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिहारी बाबू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ए भैया कहाँ है झगड़ा करता तो उन्होंने बतावा झगड़ा कैले से कुछ होई ना। तो कहे कि इसको उठाकर मूल अधिकार मत रखिए, मूल अधिकार से हटा दीजिए। मूल अधिकार से हटाकर इसको रख दीजिए डीपीएसपी में। कहाँ रखिए? डीपीएसपी में रखिए। कहाँ पर रख दीजिए इसको? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व।
किसने बताया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि झूठा ही झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों, ठीक है, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, उसको उठाइए और डीपीएसपी में डाल दीजिए। कहाँ डालिए? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में उसको डाल दीजिए और डालने के बाद छोड़ दीजिए। और जब राज्य के पास या भारत सरकार के पास पैसा होगा तब उसे अपने मूल अधिकार में ला देगी, या मूल अधिकार में नहीं लाएगी तो कहीं दूसरे स्थान पर काश कर सकती है, रख सकती है। तो जब यह भारत के संविधान का निर्माण हुआ तब स्थानीय स्वशासन को डीपीएसपी के अनुच्छेद नंबर कहां पर? 40 में। कहां पर? अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? अनुच्छेद नंबर 40 में। तो आशा करता हूं दोस्त कि यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिर सुनिए, गांधीवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा मिले, अंबेडकर जी चाहते थे कि संवैधानिक दर्जा नहीं मिले। इसे संविधान में रख दिए, संवैधानिक दर्जा तो प्राप्त हो गया। क्या अच्छी प्रकार से प्राप्त हुआ? क्या कोई नागरिक इसके विरुद्ध कोर्ट में अपील कर सकता है? का नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक यह डीपीएसपी के अंतर्गत है तब तक, यानी अनुच्छेद नंबर 40। अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया, कह सकते हैं कि इसे अंबेडकर जी ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अंबेडकर जी ने इसे क्या? संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। कहां पर रख दिया? उठाकर डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 40 में रख दिया गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब आर्टिकल नंबर 40 में रखा गया तो अब इसे कहां उठाकर रखा जाएगा, ठीक है। अब कहां रखा जाएगा इसको देखेंगे कल। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा दोस्त। चलता हूं, हमको जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन में, अगली कक्षा में, अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।